आज बजट का डिटेल डिस्कशन करते हैं, वो भी सेक्टर वाइज, और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले कुछ समय के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फोकस में हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिफोर बजट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी वॉज इंटैक्ट। एवरी वॉज टॉकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज उन्हें यहाँ अच्छा पोटेंशियल दिख रहा था। बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स विच इंडिया आर फेसिंग। फर्स्ट वन इज यंग पीपल डोंट हैव इनफ स्किल। इसका इम्पैक्ट उनके एम्प्लॉयमेंट पे दिख रहा है। वहीं एमएसएमईज आर नॉट सो गुड। अब यहाँ पे हम एमएसएमईज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एमएसएमई जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। फॉर ऑल दिस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस बार के बजट में। इस बार बजट के अंदर ये बोला गया है कि अगले 5 सालों तक हम क्या करेंगे, टोटल 1 करोड़ बच्चों को जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, वो भी टॉप 500 कंपनीज में 12 महीने के लिए। ठीक है, और इनको जो स्टाइपेंड मिलेगी मिनिमम ऑफ 5000 पर मंथ की जो है स्टाइपेंड इनको दी जाएगी। इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए भी टैक्स बेनिफिट लेकर आया गया है, जिससे एक नॉर्मल इंसान जो है नियरली 17,500 रुपीज जो है वो अपने बचा सकता है। वॉट डज दिस मीन? दिस मीन्स इंक्रीज इन द कंजप्शन। इफ यू हैव मोर मनी इन योर पॉकेट, व्हाट यू विल डू? यू विल बाई मोर थिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस बजट का डेटा वाइज, जो डेटा प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम बजट को जो है सेक्टर वाइज एनालाइज करके चलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है डेफिसिट के बारे में एज कंपेरिजन टू जीडीपी ओवर ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 लाइन देखने को मिल रही है। पहली जो है उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। पहले हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब क्या होता है और रेवेन्यू मतलब क्या होता है। तो फिजिकल मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इट इनकम। वहीं प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। वहीं रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट फंड टू मेंटेन द डेली फंड। अब यहाँ पे जो है तवज्जो इस बार दिया जा रहा था कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो इस बार रिड्यूस कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछली बार हमारा फिजिकल डेफिसिट यहाँ था, अब इसको घटा के 4.9 कर दिया गया। तो पिछली बार हमारा कितना था? तो पिछली बार हमारा 5.1 था। अब इस पे इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब भी किसी एक कंट्री का फिजिकल डिफिसिट जो है कम होता है, तो उसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे कंट्रीज के द्वारा वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब इससे क्या होगा? इससे जो हमारा ग्रोथ जो था, ठीक है, जो हमारा ग्रोथ पहले से चला आ रहा है उसमें और भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आने वाले समय में ज्यादा बढ़िया तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से हम ग्रोथ स्टोरी अपने कंट्री का लिख सकते हैं। तब आइए शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस बजट के ऊपर, वो भी सेक्टर वाइज। तो पहला सेक्टर जो हम लेके चलते हैं उसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको इस बार बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर तवज्जो दिया गया है। क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट थे वेयर बीजेपी डजंट गेट मच वोट फ्रॉम द रूरल लोअर मिडिल क्लास पीपल। बट यहाँ पे सवाल आता है कि वाई सो, क्यों नहीं इनको वोट मिला? क्योंकि उनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रही है। किनको? लोअर मिडिल क्लास जो है उसको जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रही है, जो रूरल एरिया में रहते हैं। अब उनको जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वो अपना जो है ऑप्शन स्विच करेंगे कि हो सकता है वो दूसरे पार्टी को वोट दें, जिनसे हो सकता है कि उनकी इनकम जो है इंक्रीज होते हुए दिखे। इसीलिए इस बार जो है आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है, जिसमें एलोकेट किया गया है 1,52,000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सरकार तो आ गई, तब हमारे लिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फोकस में होने चाहिए? तो जो सबसे पहला स्टॉक है जो हम फोकस में रख के चल सकते हैं उसका नाम है कावेरी सीड्स। अगला जो स्टॉक है उसका नाम है धानुका एग्रीटेक, और जो मेरा फेवरेट स्टॉक है उसकी बात करें तो उसका नाम है गोदरेज एग्रो। ये 3 स्टॉक जो हैं जिसको आप फोकस में लेके चल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बात हो गई, लेकिन इस बार हमें बजट में एक और बड़ी चीज देखने को मिली है कि इस बार बजट में बीजेपी ने अपने अलायंस के लिए भी जो है कुछ चीजें दी है जिनसे वो खुश रह सकें। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट को नियरली 26,000 करोड़ रुपीज दिया गया है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को भी वहां पे 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब ये जो पैसा दिया गया है इसमें भी आप पैसा लगा के चल सकते हैं इन सेक्टर्स के ऊपर, जिसका नाम है हेरिटेज फूड। अब हेरिटेज फूड की इतनी ज्यादा क्यों बात हो रही है पिछले कुछ समय में? क्योंकि हेरिटेज फूड जो है ओन करते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। अगर आपको याद हो तो हेरिटेज फूड जो है इलेक्शन के समय भी जो है ज्यादा फोकस में था, और इलेक्शन के समय हमें एक धुआंधार रैली देखने को मिली थी। वहीं अगर बात करें हेरिटेज फूड की, तो बजट डे पे हमें ये देखने को मिला था कि हेरिटेज फूड शुरू में तो लोअर लेवल पे चल रहा था, लेकिन उसी दिन उसका जो है रिजल्ट आने वाला था, और आफ्टर द रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला कि हेरिटेज फूड नियरली 6% जो है अपसाइड में चला गया था। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि आने वाले कुछ समय में फोकस में हमें क्या लेके चलना है? हेरिटेज फूड को भी। वहीं अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें बोला गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कि टोटल 3 करोड़ घरों को जो है अलॉटमेंट दिया जाएगा, जिसमें से 1 करोड़ जो है अर्बन पुअर को जो है अलॉट किया जाएगा। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब भी घर बनेगा तो घर कैसे होगा? घर होगा कंस्ट्रक्शन से। अब कंस्ट्रक्शन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? कि कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर 1 रुपए भी जो है खर्च होता है
तो वो क्या करेगा, हर एक रुपए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो इंडिया की हमने क्या बात की थी शुरू में, क्या दिक्कत आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की। तो जैसे जैसे यहाँ पे घर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो एक समस्या हमारी दूर होगी। तो अगर यहाँ बात करें कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें से दो स्टॉक्स आते हैं निकल के। पहला जो स्टॉक है उसका नाम है एनबीसीसी, और अगला जो स्टॉक है जिसका नाम है हुडको। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगला जो सेक्टर आता है वो है टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन एंड टूरिज्म सेक्टर। अब इसके बारे में बड़ी बात हुई है, क्योंकि आपको पता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो है कॉरिडोर बनाया गया है वाराणसी के अंदर, उसी के तर्ज पे अब दो और कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। एक महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, एक है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर के बारे में बात की गई है। यही नहीं, अगर आपने न्यूज फॉलो किया हो तो आपको ये पता चला होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा जो है स्टैब्लिश किया गया है बिहार के अंदर। अब ये भी बात की गई है इस बार टूरिज्म में कि इस बार नालंदा को एज हम टूरिस्ट हब बनाने का प्रयास करेंगे, और उड़ीसा के अंदर जितने भी सिनेमेटिक चीजें हैं, मींस मॉन्यूमेंट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको और बेटरमेंट करने के लिए बात की गई, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सीलेंट करने की बात की गई है, ताकि जो है टूरिस्ट हब बन सके। तो इसमें ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो क्या बात की गई है, वी नीड टू मेक इंडिया एज टूरिज्म हब बाय मेकिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर हम फोकस डाल के चल सकते हैं। इसमें अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वो गलत हो जाएगा, इसमें कुछ सेक्टर्स आएंगे जिसके अंदर हम पैसा डाल के चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कॉरिडोर में जाने के लिए या फिर आपको नालंदा जाने के लिए या उड़ीसा जाने के लिए क्या करना होगा, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। इंडिया में मेन सोर्स क्या है ट्रेवल करने का, वो है रेलवे। रेलवे स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक आता है, आईआरसीटीसी। वही अगर आप बात करें जिसके पास पैसे हैं, मान लीजिए रेलवे से जिसको नहीं ट्रेवल करना है तो वो कैसे ट्रेवल करेगा, वो एयर बाई ट्रेवल करेगा। तो एयर में सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा आता है, इंडिगो। अब ये तो ठीक है कि आप ट्रेवल कर गए, लेकिन ट्रेवल करने के बाद अब मेन क्या आता है कि वहां पे आप रुकोगे कहाँ, तो वहां रुकने के लिए आप क्या करोगे, होटल बुक करोगे। तो वहां पे होटल स्टॉक्स जो है अब यहाँ पे फोकस में आते हैं। आप टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को देख सकते हैं, आप लेमन होटल्स को देख सकते हैं, और जितने भी स्टॉक्स कंपनीज हैं आप उनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब ये बात तो हो गई कि वहां पहुंच गए, वहां फ्लाइट पकड़े, वहां पहुंच गए, या ट्रेन पकड़े पहुंच गए। लेकिन अब ये ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट या होटल जो है आप बुक कराएंगे कहाँ से, तो ये प्रोवाइड करेगा सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और इसके अंदर भी आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जिसका नाम है ईज माई ट्रिप। अब ईज माई ट्रिप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने बजट के दिन देखा होगा तो बजट के अंदर ये है नियरली 6.5% जो है इंक्रीज हमें देखने को मिला था ईज माई ट्रिप के अंदर। तो ईज माई ट्रिप भी एक अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस बार बजट के बाद। अब अगला सेक्टर जिसके बारे में इस बार बात हो रही थी वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में इस बार क्या किया गया है कि स्पेंडिंग को जो है रिड्यूस कर दिया गया है, लोवेस्ट कर दिया गया अपने डिकेट में। ठीक है, इसमें ये क्या किया गया है, 1.2 लाख रुपीज हम खर्च करेंगे कि इसमें नए वेपन्स को परचेज करने में, एयरक्राफ्ट को परचेज करने में, वॉरशिप को परचेज करने में, मिलिट्री हार्डवेयर को परचेज करने के लिए। तब इसमें कौन कौन से स्टॉक फोकस में आ सकते हैं, इसमें पहला जो नाम निकल के आता है वो है HAL, अगला आता है मैसगांव, अगला आता है आपका पारस डिफेंस। ये तीन स्टॉक्स हैं जिन पे हमें फोकस डाल के चलना चाहिए डिफेंस सेक्टर के अंदर। अगले सेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला सेक्टर का नाम है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस बार के बजट के लिए, क्योंकि इस बार बात किया गया है इसके अंदर पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, जिसमें हम घर के छत पे जो है सोलराइजेशन को जो है इंस्टॉल कराते हैं। इसमें 1 करोड़ घर के लिए बात की गई है, और अगर आप इंस्टॉल कराते हैं तो आप में क्या है 300 यूनिट पर मंथ आपको फ्री मिलेगा। अब 300 यूनिट आपको फ्री मिल रहा है तो आप ओवरऑल बताया गया है कि आप एक साल में कितना पैसा बचा सकते हैं। तो एक साल में नियरली आप 15,000 से 18,000 रुपए आप बचा के चल सकते हैं हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और इस बार बजट के अंदर जो है एक और चीज महत्वपूर्ण निकल के आई है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। इस बार न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी बोला गया है कि लास्ट टाइम नियरली 400 करोड़ वॉज द बजट ऑफ nuclear energy, now increased to around 2000 crore rupees, means 5 times of the last time. The main question is why this much increase, because न्यूक्लियर एनर्जी इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वहीं इंडिया ने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए हैं फ्यूचर के अंदर। इंडिया ने क्या सेट किया है, इंडिया ने बोला है 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कन्वर्ट कर लेंगे। 500 गीगावाट हो गया तो इसका क्या मतलब है कि हम जितने भी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका आधा जो है वो हमारी हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत अच्छी बात है। और वहीं हमने जो है दूसरा टारगेट सेट किया है वो है 2070 तक हम जो है कार्बन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है। तो अब इसके चक्कर में हम कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको फोकस में लेके चल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो स्टॉक आता है उसका नाम है भेल। वहीं अगले स्टॉक की बात करें तो एनटीपीसी। अगला जो आता है वो है पावर मैक। अगला जो सेक्टर आता है वो है बीएफएसआई। बीएफएसआई में क्या बात की गई है, एनपीएस को 14% कर दिया गया है 10% से प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, यहाँ भी वही बोला गया है कि 1 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के अंदर जो है घर दिया जाएगा। अब यहाँ पे टीडीएस पे आउट जो है 5% से 2% पे कर दिया गया है, जो एक पॉजिटिव चीज है। वहीं जो है गोल्ड के लिए बीसीडी रिड्यूस कर दिया गया है 10% से 6% के लिए। यहाँ एक मेजर पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको पता होगा जो भी आप इनकम कमाते हैं स्टॉक मार्केट से उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो आपको 2 प्रकार का टैक्स पे करना होता था, एलटीसीजी और एसटीसीजी। तो
तो एलटीसीजी कब पे करते हैं? जब कोई भी स्टॉक को 1 साल से ज्यादा हम होल्ड करते हैं, उसके बाद अगर हम सोल्ड करते हैं तो उसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करते हैं। वहीं अगर हम किसी स्टॉक को 1 साल से कम अगर हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या पे करते हैं? एसटीसीजी। तो एलटीसीजी जो पहले था वो था 10%, उसको इंक्रीज कर दिया गया है और करके 12.5% पे पहुंचा दिया गया है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो पहले ये 15% हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के जो है 20% कर दिया गया है। अब बात तो ये चल रही है कि आने वाले कुछ समय में, मीन्स अगर हम एक आध डिकेड की बात करें, तो ये हमें जो 12.5% है ये हमें इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है और ये नियरली 20% तक जाने की कैपेसिटी रखता है। अब एलटीसीजी में खाली रेट को ही नहीं इंक्रीज किया गया है। पहले क्या था कि अगर आप 1 लाख रुपए अर्न करते थे, ठीक है, साल में, तो उसके ऊपर आपको 10% पे करना होता था। अब 1 लाख को बढ़ा के जो है 1,25,000 कर दिया गया है कि अगर आप 1,25,000 अगर आप इनकम करते हैं 1 साल के अंदर, तब आपको जो है 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा। तो अब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। अब सीमेंट सेक्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है 11.1% से बढ़ा दिया गया है और टोटल जीडीपी का इसमें जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो है 3.4%, जो कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है और जो हमें सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव बात भी हमें देखने के लिए मिल रही है। अब सीमेंट की हम बात कर चुके हैं कि जब आवास योजना की जब बात होगी तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है घर बनाने के लिए वो क्या होगा? वो है सीमेंट। तो यहाँ पे भी एक हमें पॉजिटिव संकेत हमें सीमेंट देते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे 2 ब्रिजेस के बारे में या एक्सप्रेसवे बनाने के बारे में बात की गई है, बक्सर से लेके पटना तक के लिए, और उसके लिए हमारा टोटल कॉस्टिंग जो आ रहा है वो है 26,000 करोड़। ये भी जो है एक पॉजिटिव संकेत हमें देता हुआ दिख रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए। तब सीमेंट सेक्टर में देखिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम फोकस में डाल के चल सकते हैं। पहला जो स्टॉक आता है वो है डालमिया भारत और अगला जो सबका फेवरेट स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अगला जो सेक्टर हमारा निकल के आता है वो है केमिकल सेक्टर। अब केमिकल सेक्टर इस बार क्यों लाइन अब केमिकल सेक्टर में क्या बोला गया इस बार कि केमिकल सेक्टर में जो है अमोनियम नाइट्रेट जो था वो 7.5% से बढ़ा के 10% कर दिया गया है। अब ये पॉजिटिव बात है उन कंपनीज के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट बनाती हैं, ठीक है। तो अब अमोनियम नाइट्रेट कौन सी कंपनी बनाती है या कौन सी कंपनी जो है डील करती है? पहली जो कंपनी है उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर, अगली जो कंपनी है वो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। अगला हमारा सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर के अंदर बोला गया है कि जो पीएलआई स्कीम था उसमें जो एलोकेशन बढ़ा दिया गया है, 3500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है ऑटो सेक्टर के लिए। तो ऑटो स्टॉक में हमारा जो फेवरेट स्टॉक है वो है टाटा मोटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के लिए। ये उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि जो इसकी एलोकेशन है वो पहले से जो है घटा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पूरे ओवरऑल सेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें हमें कौन कौन से स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए? टाटा मोटर एक तो ऑब्वियस ही बात है, एक है आपका जेबीएम ऑटो और आखिरी जो होगा वो होगा एचबीएल पावर जो है। ये 3 स्टॉक को आप ध्यान में रख के चल सकते हैं इस सेक्टर के हिसाब से। अगला हमारा सेक्टर निकल के आता है वो है एफएमसीजी का सेक्टर। अब एफएमसीजी में इस बार बोला गया है कि मेटल्स के बारे में कि गोल्ड और सिल्वर से जो है कस्टम ड्यूटी 6% जो है हटा दिया जाएगा और वहीं अगर प्लेटिनम से बात की जाए तो 6.4% घटा दिया जाएगा। अब इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर मान लीजिए पहले कोई इंडिया में, ठीक है, बाहर से, जैसे मान लीजिए दुबई में गोल्ड सस्ता है या मान लीजिए कहीं और सस्ता है, वहां से इंपोर्ट करते थे तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देना पड़ता था। अब क्या है, अब इंपोर्ट ड्यूटी कम देना पड़ेगा कि अब गोल्ड इंडिया में ज्यादा आ पाएगा क्योंकि लोगों को इंपोर्ट ड्यूटी कम देना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको इससे बेनिफिट हो सकता है। पहला जो स्टॉक आता है वो है टाइटन। टाइटन तो एवरग्रीन स्टॉक है, लेकिन जो मेरा फेवरेट स्टॉक आता है वो है सेंको। अब ये रहा गोल्ड पे एनालिसिस, लेकिन वहीं कंट्राडिक्टरी अगर आप ये देखेंगे जो गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करती है जो भी कंपनीज, जैसे मनापुरम फाइनेंस है, ऐसी कंपनीज को अगर आप देखेंगे इनके स्टॉक्स जो है बजट के दिन आपको गिरते हुए देखने को मिले थे। वहीं अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि जो पहले अगर हम कैंसर ड्रग को जो है मंगाते थे इंडिया में तो हमें 10% इंपोर्ट ड्यूटी देखने को मिलता था, अब उसको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया। मीन्स अब आपको कोई भी जो है ड्यूटी आपको नहीं पे करना होगा। इससे जो है जो भी कंपनी जो मंगाती हैं दवाइयाँ, जो भी कैंसर ड्रग में डील करती हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर नाम की बात करें तो फाइजर जैसी कंपनी जो है इनको फायदा हो सकता है। अगर वहीं अगले सेक्टर की हम बात करें तो अगला जो सेक्टर आता है वो है आखिरी सेक्टर और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडिया के लिए, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बोला गया है कि एलोकेट किया गया है 11.11 लाख करोड़ रुपीस, जो 3.4% है जीडीपी का, जो कि एक बढ़िया है। फिर इसमें बात किया गया है प्रमोशन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट की बात की गई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। अब इससे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको फायदा देके जा सकते हैं? जैसा कि हमको नाम याद आ रहा है वो है एंटनी वेस्ट। अब एंटनी वेस्ट अगर आप पिछले कुछ समय से अगर आप फॉलो कर रहे हो, मीन्स लगा लिया आप एक हफ्ता, ठीक है, एक हफ्ते में ये स्टॉक नियरली 60% का आपको रिटर्न देता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यहाँ पे बनाया जाएगा बिल्डिंग ऐसी जो कंट्रोल कर सके फ्लड को, कहाँ पे? बिहार में, असम में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम के अंदर। वहीं अगर बात की जाए तो टोटल जो है 77,350 करोड़ रुपीज एलोकेट किया गया है डेवलपमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को। वहीं 21,300 रुपया खर्च किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक और बात की गई है कि ग्राम सड़क योजना के बारे में, जैसा कि हमने बात किया था कि पटना से बक्सर जो है बनेगा एक एक्सप्रेस हाईवे जिसमें एलोकेट किया गया है 26,000 करोड़ रुपया,
और भी कुछ पैसे दिए गए हैं आंध्र प्रदेश को, जिसमें अलग अलग कॉरिडोर जो है बनाए जाएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिनको हम फोकस में डाल के चल सकते हैं? पहला जो स्टॉक का नाम आता है जीएमआर एयरपोर्ट, अगला जो आता है वो आता है इरकॉन इंटरनेशनल, अगला आता है एवरग्रीन स्टॉक, लार्सन एंड टुब्रो, अगला आता है इंजीनियरिंग इंडिया। तो ये रहा हमारा आज का टोटल डिस्कशन बजट के ऊपर। अब समराइज करते हैं बजट को कि क्या इस बार बजट हमें बहुत अच्छा देखने को मिला या बहुत ज्यादा खराब देखने को मिला। तो मेरे अकॉर्डिंग ना बहुत ज्यादा हमको अच्छा देखने के लिए मिला, ना बहुत ज्यादा खराब देखने के लिए मिला। मेरे हिसाब से जो है न्यूट्रल था इस बार का बजट। अब जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अभी जो है बजट पेपर जो है रिलीज नहीं किया गया। अब एक बार बजट पेपर रिलीज हो जाएगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि सेक्टर वाइज किन किन सेक्टर्स को कितना कितना पैसा एलोकेट किया गया है इन कंपैरिजन टू इट्स लास्ट बजट। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि किन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा और किन सेक्टरों में कम तवज्जो दिया जा रहा है। अब जैसे ही पेपर को रिलीज किया जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे हम, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि आपको कैसे जो है मनी को अपने ठीक है इन्वेस्ट करना है सेक्टर वाइज आने वाले सालों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। सेफ ट्रेडिंग, बाय बाय।